नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। हर हफ्ते हम एक एपिसोड करते हैं जो मेंटल हेल्थ पर होता है। कोशिश ये है कि लोगों की जिंदगियों में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, परेशानियां होती हैं, उलझनें होती हैं और इन्हीं उलझन की सुलझन लेकर बी सॉर्टेड के माध्यम से मिसेस सोनल फुके एक कोशिश कर रही हैं, इनिशिएटिव ले रही हैं जहां पर मानसिकताएं बदले, मेंटल हेल्थ की तरफ एक दृष्टिकोण बदले और अगर कहीं एक हर्डल आए तो वो हर्डल पार हो। एक 90 के दशक में एक एड आया था, एक पेन का एड था। वो पहली बार एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने ये कोशिश की थी कि वो एक पेन के एड के माध्यम से लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाए और वो प्रोडक्ट की ताकत पहुंचाए। उसके लिए उन्होंने जावेद अख्तर साहब को हायर किया। अब जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मैं आपको कुछ लिख कर देता हूं, तो फिर वो एजेंसी ने ये डिसाइड किया कि वो उन्हें सिर्फ ना ही हायर करेंगे इस बात को लेकर कि वो सिर्फ उस एड को लिखे, लेकिन उस एड के ऊपर में उनका वॉइस ओवर भी जाए। तो एक वो कविता थी, वो कविता बड़ी मेरी, जब से मैंने वो एडवर्टाइजमेंट देखा है, मानिए जब जब वो एड आता था दूरदर्शन पे तो तब मैं वो एड को याद करने की कोशिश करता था और बाय द एंड ऑफ माय 10th स्टैंडर्ड मुझे वो एड लर्न हो गया था, है ना। और वो बहुत सालों से मुझे याद है। और वो एड है जहां पर वो बोल है वो पेन के लिए कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि एक फाइटर हमेशा जीतता है। लेकिन क्या ये रेजिलियंस, ये रेजिलियंट होना कितना क्वालिटी लाइफ देता है? क्या हर इंसान रेजिलियंट हो सकता है? क्या रेजिलियंस की अपने आप में एक अलग ताकत होती है? बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिसेस सोनल फुके मैम, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका आज की बात you. में। मैम, आई थिंक अ ग्रेट स्टार्ट फॉर दिस टॉपिक कॉल्ड Absolutely loved it. बहुत अच्छा है। सो मैम, सबसे पहले तो ये कि एक बहुत एक लेमैन्स लैंग्वेज में अगर हम ये समझना चाहें कि रेजिलियंस क्या होता है, बीइंग रेजिलिएंट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? रेजिलियंस इज द कैपेसिटी ऑफ बाउंसिंग बैक। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक थ्रेड और एक रबर बैंड का अगर हम एग्जांपल लें, तो थ्रेड को अगर आपने ज्यादा खींचा अगर, तो इट इज वेरी लाइकली कि वो टूट जाएगा जी। और रबर बैंड को अगर आपने खींचा तो नॉट ओनली इट विल स्ट्रेच इटसेल्फ, बट आप जब वो छोड़ देते हैं तो वो वापस भी अपना शेप जो उसका ओरिजिनल था वो ले लेता है जी। तो ये जो कैपेसिटी है, मतलब कोई सिचुएशंस जब हमारे लाइफ में आते हैं जी, तब हमारी एटीट्यूड क्या है वो सिचुएशन की तरफ और लाइफ के तरफ, मतलब डू वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड, कितने जल्दी हम वापस आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर वगैरह जो होता है, तो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस के बाद लोग ऐसा होता है कि इट चेंजेस योर लाइफ और आप एक थोड़े मुश्किल मेंटल हेल्थ स्टेट में आप जाते हैं जी। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि आफ्टर ट्रोमैटिक इवेंट्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और निखर कर ऊपर आते हैं। तो दैट शोज देयर रेजिलियंस, कि वो रेजिलियंस की वजह से, जैसे मैंने बीच में कहीं पढ़ा था कि एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी और वो बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत अच्छा नाम कमा रही थी, किसी ने उसको ट्रेन से धक्का दे दिया और वो गिर गई और उसका लेग एम्प्यूट हो गया जी। तो और रिसेंटली मैंने पढ़ा कि शी एक्चुअली वो प्रोस्थेटिक लेग उसने लगवाया, बट शी एक्चुअली क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। वाओ। एक आधा कोई ऐसा हो सकता है कि जो ऐसे इवेंट के साथ उसकी लाइफ ही खत्म हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कभी अलविदा ना कहना मूवी में शाहरुख खान के आफ्टर ट्रॉमा जी,
we see what happened to him ना. जी. He started losing his mental stability and he started getting एक कॉम्प्लेक्स आने लगा उसको, ऐसा वो दिखाया है मूवी में. चिड़चिड़ करने लगा है. हाँ. So, जी. एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ से थोड़ा सा दूर हो गया था. बिल्कुल. बट देन वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स, जैसे वेस्टर्न एग्जांपल्स में लिया तो स्टीफन हॉकिंग है, या फिर ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हमने देखे हैं कि आफ्टर ट्रॉमा वो और ज्यादा निखर के बाहर आए. तो ये जो कैपेसिटी है कि वो कोई भी इंसिडेंट्स को लेके उसको एब्जॉर्ब करके उसमें से बाहर निकल के और अच्छा करना लाइफ में, जी, ये गुड रेजिलियंस का एग्जाम्पल है. मैम, लेकिन जब हम रेजिलिएंट लोगों को देखते हैं, जो रेजिलिएंट, हमें ऐसा लगता है कि वो रेजिलिएंट है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैम ये इनकी सोच किस किस्म की होती है और ये दिखते कैसे है? हाँ, ये रेजिलिएंट लोग जो होते हैं ना, वो एक बार मैंने एक एपिसोड में रिजिड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में मैंने जब बात की थी, वो पत्थर की लकीर. जी. तो ये जो रेजिलिएंट लोग होते हैं, तो कोई अगर सिचुएशन अगर है जी, तो वो उसको किस तरह से देखते हैं, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो देखते हैं. जैसे मैं फिर से बताती हूँ वो एग्जाम्पल की, कोई अगर पत्थर पे अगर लकीरें खींच के रखी हुई है जी, तो वो मिट नहीं सकती. जी. बहुत मतलब मुश्किल है उसको जी. मिटाना मुश्किल है. जी. वही अगर लकीर आपने अगर मिट्टी पे बनाई है तो उसके थोड़े से मेहनत से वो लकीरें मिटा सकते हो आप. बिल्कुल. उससे हल्की लकीर होती है रेत पे लकीर, जी. कि आपने वो लकीर ड्रॉ की, वो रही, मगर थोड़ा सा ही आपने उसको ऐसा कर दिया और वो लकीर चली गई. जी. और उससे लाइट वेट लकीर होती है पानी पे लकीर. जी. मतलब वो जब आप लकीर ड्रॉ कर रहे हैं तब तो वो दिखती है, लेकिन उसके बाद वो लकीर पता ही नहीं चलता. हाँ. और बिल्कुल जो एब्सोल्युटली सेल्फ अवेयर और स्पिरिचुअली अवेकन्ड लोग होते हैं, वो उनका इतना लाइट वेट लकीर होता है जैसे हवा पे लकीर, जी, कि वो बन भी रही है और वो मिट भी रही है साथ में, वो पता भी नहीं चलता कि वो एग्जिस्ट करती है. पर ये जो माइंडसेट है, ये रेजिलिएंट लोगों का काफी फ्लेक्सिबल और ग्रोथ माइंडसेट होता है. कि कोई भी जब चीज आप देखते हो तो आप उसमें से क्या देख रहे हो, आप उसमें से सिर्फ निगेटिव ही देख रहे हो कि आप उसमें से क्या पॉजिटिव निकल रहा है वो देख रहे हो, आप प्रॉब्लम फोकस्ड हो या आप सोल्यूशन फोकस्ड हो. हमने लास्ट एपिसोड में इसके बारे में बात की थी कि प्रॉब्लम फोकस्ड मेंटालिटी आपकी है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देख रहे हो, जी, कि आप सोल्यूशंस भी आप देख रहे हो. जी. आपके लाइफ में पॉजिटिविज्म कितना है, ऑप्टिमिज्म और रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, ऐसा नहीं बहुत ही विशफुल थिंकिंग वैसा जी, नहीं, जी. बट एक रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म आपके लाइफ में है, या आप हर चीज के बारे में उसका मतलब निगेटिव चीजें ही आप सोचते हो, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियोज पे ही क्या आप फोकस करते हो. तो इस पे डिपेंड करता है. मतलब ये जो रेजिलिएंट लोग होते हैं, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म उनमें होता है. उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है कि कोई भी चीज अगर हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, वी हैव टू मूव ऑन, द लाइफ डजंट स्टॉप देयर कोई एक इवेंट के बाद. तो ये चीजें वो ध्यान में रखते हैं. तो रेजिलिएंट लोग ऐसे दिखते हैं जो फुल ऑफ पॉजिटिविटी होते हैं, पॉजिटिव फ्रेमवर्क होता है उनका. लेकिन मैम, ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जब हाँ. हम देखते हैं इसको, तो क्या ये रेजिलियंस, मुझे लगता है इसका जवाब हाँ ही है. बिकॉज क्या रेजिलियंस क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज कर सकता है? आई थिंक जवाब हाँ है. एक्चुअली मतलब वो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जाता है. मतलब उसका इतना उसके बारे में सोचा नहीं जाता है कि अगर आपका रेजिलियंस अच्छा है तो क्या सही में किस हद तक क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर होगा. मतलब ऑब्वियसली द आंसर इज दैट यस, इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट टू व्हाट एक्सटेंट इज अ बिगर क्वेश्चन. या इट्स अ बिगर क्वेश्चन. टू अ ग्रेट एक्सटेंट. वो इसलिए क्योंकि अभी येस्टरडे आई वॉच दिस मूवी तरला दलाल. जी. I was a big fan of Tarla Dalal because when I was newly married, I would really see her recipes and I bought her cookbook, and so I was very interested in knowing her struggle. So she was a very ordinary housewife and she faced a lot of problems. Her struggle was बहुत ही अच्छा picture है movie जो आया हुआ है. It's a good movie. It shows a lot of her resilience. It is on 90s में, I think after Ma it was Tarla. For helping girls to learn cooking. It really helped a lot. और उसमें मतलब उसका जो स्ट्रगल दिखाया है, तो
जैसे शी स्टार्टेड कुकिंग क्लासेस, तो कुकिंग क्लासेस में 10 लड़कियां आई तो सोसाइटी वालों ने उसके क्लासेस ही बंद कर दिए जी। तो अब अगर कोई लो रेजिलियंस वाला अगर कोई है तो वो ये सोचेगा कि अब मैं करूंगी तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, फिर से बंद पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, सो दे वुड जस्ट मे बी गिव अप और स्टॉप ट्राइंग, बट शी केप्ट ऑन trying something or the other, and then I did not know that she was later on she was featured in वो सुरभि जो एक आता था ब्यूटीफुल शो आता था रेणुका शाहने, everybody remembers that. जी जी। तो वो शो में she was featured and later on she also got पद्मश्री जी। तो ये जो आप कहीं जब पहुंचते हो तो it is because of the resilience. और जगजीत सिंह, चित्रा सिंह एक मुझे दूसरा एक एग्जाम्पल मुझे लगता है कि everybody knows that they faced a big tragedy. They lost their son when he was 20 years old. उसके बाद जगजीत सिंह continued singing. I think he started singing after 6-9 months of his death. He continued singing, but Chitra Singh decided that she doesn't want to sing, and she even till date she doesn't sing. तो कोई एक ऐसा, it's very easy to judge that she loved him more. वो उसके सिवा जी नहीं सकती थी, इसलिए उसने सिंगिंग छोड़ दिया, and there was nothing left in her life, and these things are actually appreciated somehow in the society. कि उसको इतना प्यार था अपने बेटे से कि उसने जीना ही छोड़ दिया जी। इस बात को बहुत पेट्रोनाइज किया जाता है कि ऐसी होती है माँ कि उसने शी कुडंट लिव, इतना उसका प्यार था। Whereas जगजीत सिंह kept on singing, तो वो ये उसका हमें ये निकालना चाहिए क्या कि he did not love his son as much as the mother did. So I think that is a very naive way of looking at the situation. I think the most important difference between them both is the amount of resilience that they both have. Jagjit Singh showed exceptional resilience and he kept singing. And I have also seen in some of his interviews that after that episode, his voice became even more जो बेस जो होता है वो और ज्यादा हो गया, और ज्यादा डीप हो गया। The quality improved, which obviously he did not do it on purpose, मगर that incident affected him. तो और कितने एग्जाम्पल्स है, सिंधु ताई सपकाळ वी ऑल नो कि कौन से सिचुएशन में वो थी, और फिर उसके बाद वो ऑर्फनेज उन्होंने चलाया, और कितना कितने हजारों लोगों को के लिए शी बिकेम द मदर। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, फिर बीच में वो मूवी आई थी लक्ष्मी अग्रवाल पे, एसिड अटैक सर्वाइवर जी। सो कोई ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे एपिसोड्स के बाद दे कैन जस्ट ऑलमोस्ट, आई वुडंट से दे वुड कंप्लीटली स्टॉप लिविंग, बट उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट एज गुड एज इट वॉज बिफोर द एपिसोड। बट देन देर आर सर्टन पीपल लाइक लक्ष्मी अग्रवाल फॉर एग्जाम्पल, जो इतना हॉरिबल होने के बाद वो और निखर के बाहर आए। लेकिन मैम ये जो एक बार वापस से उसी फिल्म की बात करते हैं जिसका आपने इंटरव्यू में मेंशन भी किया, कभी अलविदा ना कहना, उसमें शाहरुख खान एक सॉकर प्लेयर रहते हैं, उसके बाद फिर वो एक सॉकर कोच बनते हैं, और उनकी जो जिंदगी थी पोस्ट हिज लेग इशू विच हैपेंड इन द फिल्म, विच वाज शोन इन द फिल्म, उसके बाद मैम उसकी जो मानसिकता है वो बहुत चिड़चिड़ी, बहुत एरोगेंस, बहुत लाइफ के प्रति कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं, नाराजगी, अपनी जिंदगी के प्रति नाराज रहना, ये जो पूरा का पूरा। और मैम रेजिलियंस का रोल वहां कैसे आता है जब आप अपनी जिंदगी को इस नजर से देखते हो कि आप नाराज हो, या फिर आप एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आप डील करते हो, या कोई मेंटल इशू में आप डील करते हो, मैम यहाँ रेजिलियंस कैसे काम आएगा? सबसे पहले तो आपको ये बहुत जरूरी है इसके बारे में सोचना कि वो एपिसोड हो गया है लाइफ में, इट्स ओवर, इट्स डन, जो भी होना था वो हो गया है। सबसे पहली बात कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो ऐसा हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है, किसी के साथ भी इस तरह की चीजें हो सकती है। उसमें से निकालने के लिए आपको पहले ये अवेयर होना बहुत जरूरी है कि समहाउ यू आर स्टक इन दैट प्लेस, यू आर स्टक। तो ये फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक जो है, अगर ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर रहता है तो फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इलनेसेस,
ये इरिटेटेड रहना लाइफ में, नाराज रहना पूरे टाइम, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मगर ये चेंज किया जा सकता है ना, एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क लाया जा सकता है। अगेन थेरेपी प्लेज अ बिग रोल इन दैट। अगर बराबर सही टाइम पे अगर आपको किसी ने वो डिस्प्यूटेशन करके अगर आपको पूछा कि क्या आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है जी, सो ये क्वेश्चनिंग खुद को करना होता है। एक गिविंग अप एटीट्यूड हमारा है क्या, उसको क्वेश्चन, सी वी हैव टू बी आवर ओन बिगेस्ट क्रिटिक्स जी, when we get stuck in life because of certain episode which he did not do in that movie. He kept on gaining almost sympathy and becoming jealous of his more successful wife and all that. तो वो थोड़ा सा निगेटिव ट्रैक पे चला जी। गया, जो मेंटल अप्रोच जो होना चाहिए जी। और फिर ये एक रिजिड माइंडसेट भी उसमें दिखाया है कि उसका बेटा लव्स टू प्ले वायलिन, ही हैज दिस रिजिड फ्रेमवर्क कि ये तो मतलब ये किसी काम का नहीं है जी, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है तो मतलब वो जीरो है। जीरो है। हाँ। तो ये रिजिड माइंडसेट का भी ये एग्जाम्पल है जी। तो हमको वो चैनलाइज करते आना चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस जो है। क्या क्या मैम हम अपने खुद के दुश्मन बन जाते हैं जब बन आपका जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। हम हमारी लो क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज ही नहीं करना चाहते। हमको लगता है कि यही मेरी डेस्टिनी है जी, ऐसे ही अब मुझे जीना पड़ेगा आगे। और गिव मी सिंपैथी, एक तो गिव मी सिंपैथी, दूसरा मेरी ये प्रॉब्लम्स है, मेरे वो प्रॉब्लम्स है, मेरे ये नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज, मोर चांसेस टू, you have to keep yourself open to the opportunities, you have to keep yourself open to fail, become vulnerable। जी, ऐसी सिचुएशन में आप आ सकते हो कि कोई आपको हर्ट कर देगा, कोई आपको जॉब नहीं देगा, फिर भी आपको अप्लाई करना है। जी। वो कल की मूवी में वो भी एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा कि वॉट एवर इट इज, कुछ तो करते रहना ही पड़ता है। जी। तो दैट इज रेजिलियंस, दैट हेल्प्स रेजिलियंस। मैम, हाउ टू बिकम रेजिलियंट? हाँ, सो वी डिड टॉक अबाउट इट कि हाउ टू, मतलब की पॉइंट, ये मैं जाते जाते बस आपसे पूछना चाहता, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि एक सही पर्सपेक्टिव्स में चीजें देखनी चाहिए, रादर देन ब्लेमिंग ऑन समथिंग कंटिन्यूअसली, फोकसिंग ऑन समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल। जी। तो जैसे वो एथलीट का मैंने बताया कि शी वॉज पुश्ड आउट ऑफ द ट्रेन एंड शी गॉट क्रिपल्ड, तो शी लॉस्ट हर लेग, एम्प्यूट करना पड़ा। तो रादर देन फोकसिंग ऑन कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मेरे लाइफ में कोई मतलब नहीं रहा, एंड देन उसी में ब्रूडिंग करते रहना, उससे अच्छा इफ यू कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव्स कि मैं ये नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इससे मैं बाहर कैसे निकल सकती हूँ। सो ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन द सोल्यूशन। मैं ये नहीं तो मैं वो करके देखती हूँ, मैं वो नहीं तो मैं कुछ और करके देखती हूँ। दूसरा ये है कि ठीक है, ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों की बातें हो गई, लेकिन हमारे हाथ में जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें हमारा ब्रेन जो केमिकल्स रिलीज करते रहता है, उसमें 4 हैप्पी हॉर्मोन्स हैं। उसमें से 1 इज एंडोर्फिन्स, दूसरा है सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन। ये चारों केमिकल्स हमारे एक्टिविटीज से रिलीज होते हैं। जैसे अगर हम वर्कआउट करते हैं तो इससे सिर्फ फिजिकल बेनिफिट ही नहीं होता, इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं विच मेक्स अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है, इफ यू टेक केयर ऑफ समबडी तो ऑक्सीटोसिन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, इट मेक्स यू फील हैप्पी। तो अपने आप को हैप्पी बनाने के लिए जो चीजें हम कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा ये है कि यू हैव टू सीक सपोर्ट एंड हेल्प, यू हैव टू क्रिएट योर ओन सपोर्ट सिस्टम। ऐसा नहीं है कि आपके आए हुए हर प्रॉब्लम को सिर्फ आप ही को सॉल्व करना है। यू शुड बी एबल टू आस्क फॉर हेल्प, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर हेल्प, और उसमें कोई छोटा नहीं बन जाता है हेल्प मांगने से। अभी तो प्रोफेशनल काउंसलर्स भी होते हैं, थेरेपीज होते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट आई डिजर्व, you have to take charge and you have to get out of it, pick yourself up and get out of it. आई थिंक मैम रेजिलियंस के ऊपर में आज जो जो बातें आपने बताई हमें, उससे एक चीज समझ में आ जाता है मैम कि ये जो पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है
कि आप जो चीजें अट्रैक्ट करेंगे वो चीजें आपके साथ होगी। एक तो ये, दूसरा ये मैम कि हर चीज को लेकर ना एक पॉजिटिव अप्रोच लाना अपने आप में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं तो वो बनती हुई चीज भी बिगड़ सकती है। मैम 1 मिनट में लोगों की जिंदगियां बदलती है। हमने कोविड के दौरान तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा ही एग्जाम्पल आ गया मैम। हर बार लोग कोविड का एग्जाम्पल देते हैं, हकीकत में तो यही था कि मैम 1 मिनट में लोगों को कोविड हो जा रहा था और कुछ घंटों के बाद लोगों की मृत्यु हो जा रही थी। आपके पास कितना पैसा है वो मायने नहीं रख रहा था, आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आपकी बॉडी कितनी रेजिलियंट है वो समझ में आ रहा था, है ना। फिजिकल एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक कमबैक करने की जो एक आपके अंदर में क्षमता है, आप उन क्षमताओं को नजरअंदाज करके आप सिर्फ एक नेगेटिव चीज लेके और एक नेगेटिव थॉट लेकर अगर बैठे रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जीत निश्चित है, लेकिन आप हार को तुरंत में एक्सेप्ट कर लोगे, जो सही नहीं है। तो आई थिंक रेजिलियंस इज वन टॉपिक आई थिंक एवरीबडी शुड ऑल्सो शेयर इट विद अ लॉट ऑफ पीपल, जिससे लोगों तक ये बात ये भी समझ में आए कि पीपल वर रेजिलियंट टू शेयर, है ना। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुपर अमेजिंग सैटरडे एंड अमेजिंग शो बी सॉर्टेड। आई थिंक रेजिलियंस को लेकर एक अब बहुत सारे लोग ये शो देखते हैं, उस दौर से गुजर रहे होंगे जहां पर आप वाकई में वो आप रेजिलियंट होकर अपने वक्त को बदलने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड आई एम पैटिंग योर बैक, गुड जॉब, यू डूइंग अ गुड जॉब, है ना। देखिए 2 किस्म की हार होते हैं, है ना। ये बड़ा अच्छा शब्द है हार, है ना। जो जीत कर आता है ना उसको भी लोग हार ही पहनाते हैं, है ना। और एक जो हार कर आता है वो तो वाकई में हार कर आता है। तो आप कौन से हार को गले लगाना चाहते हैं ये सिर्फ आपका चॉइस है। उम्मीद है कि आप अपना चॉइस जो करेंगे वो सोच समझ के करेंगे और उसके पहले आप सॉर्टेड हो जाएंगे कि क्या ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूं ये सही है या गलत है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, अपने परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और अपने परिवार के साथ बैठकर इस किस्म के शोज देखें, ताकि बड़े जब ये शोज देखें और इस शो में हामी भरे तो छोटे इन शोज को समझें और अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, जिसके बाद रेजिलियंस उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके कैरेक्टर का एक पहलू बन जाए या उनकी जिंदगी जिंदा रहे। जय हिंद।